हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग मजे में हो, एंजॉय कर रहे हो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को सही से समझते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ कार एंड इट इज मूविंग एट a स्पीड of 36 किलोमीटर पर आवर. Let's convert it into meter per second. So for that we need to multiply it with 5 by 18. We will get 10 meter per second. ठीक है। एंड दिस कार इज टेकिंग ए टर्न ऑन ए सर्कुलर रोड. इस रोड का रेडियस दिया हुआ है 50 मीटर, ठीक है। So this is taking a turn like this. Now what else is given? There is a small wooden plate and this is kept on the seat with its plane perpendicular to the radius of circular road. यानी कि एक सीट रखा हुआ है, वुडन प्लेट है, राइट। प्लेट मतलब 2D प्लेन है समथिंग, और ये ऐसा है, और इससे रेडियस क्या है, इस प्लेन के रेडियस परपेंडिकुलर है, कुछ ऐसा, ठीक है। नाउ व्हाट एल्स वी आर डूइंग, देयर इज अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम, इट इज केप्ट ऑन द सीट. सो इमेजिन कर लो ये प्लेट ऐसे है और यहाँ पे ये तुम्हारा ये सीट है, गाड़ी का ये सीट है. सो इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये ब्लॉक ऐसे रखा है कि प्लेट को भी वो टच कर रहा है, जैसे ऐसा कुछ है. मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया, देखो ये तुम्हारा गाड़ी का सीट का सरफेस है और ये है तुम्हारा सरफेस प्लेट का. सो जो तुम्हारा ब्लॉक है, जो तुमने ब्लॉक रखा है, वो ब्लॉक कौन कौन से सरफेस को टच कर रहा है? एक तो गाड़ी के सीट के सरफेस को, ये वाला सीट का सरफेस है, और प्लेट का सरफेस कौन सा है? ये वाला. समझ रहे हो? सो दो सरफेस से वो कांटेक्ट में है, कुछ ऐसा. चलो वापस से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नाउ व्हाट एल्स इज गिवन, and it is resting, right? So it is at rest if you see it from the frame of what? Car. So car के अंदर के लोगों के लिए वो रेस्ट में है. Now the friction coefficient between block and the plate. सी केयरफुली, ब्लॉक और प्लेट के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है, ना कि ब्लॉक और सीट के बीच का. सो इस सरफेस पे फ्रिक्शन है, इन शॉर्ट, राइट. फर्स्ट केस में हमें क्या निकालना है? फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेट ऑन द ब्लॉक. नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा? एक्सर्टेड बाय प्लेट. प्लेट कितना नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ऑन द ब्लॉक. चलो इस डायग्राम को ही देखते हैं ध्यान से. पहले क्वेश्चन को और भी बेटर अप्रिशिएट करने के लिए ना पूरा एफबीडी बनाते हैं. तो यहाँ पे देखो, इस पे सबसे पहले नीचे की तरफ जाएगा mg फोर्स, ठीक है. और क्या क्या फोर्सेस लगेंगे बताओ? ये इस सरफेस से भी कांटेक्ट में है, तो ये सरफेस भी इसको, ब्लॉक को ऊपर की तरफ क्या देगा? नॉर्मल रिएक्शन. सो लेट्स कॉल इट n1. सो ऊपर की तरफ एक गया नॉर्मल रिएक्शन, और ये जो ब्लॉक है वो इस सरफेस से भी टच में है, कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे भी कांटेक्ट फोर्स लगेगा, नॉर्मल वाला फोर्स. सो लेट्स से ये इधर की तरफ लगाया n2. सो दिस विल बी टुवर्ड्स द रेडियस, ठीक है. सो यहाँ पे लगा दो n2. और कौन से फोर्स लग सकते हैं? कुछ और मिस हो रहा है? फ्रिक्शन के बारे में सोच रहे होगे कि मैम इस सरफेस और प्लेट के इस सरफेस से भी ब्लॉक टच में है और इस सरफेस के पास फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 नहीं है, यानी कि स्मूथ नहीं है, तो आप फ्रिक्शन भी लगाओ. तो फ्रिक्शन तब लगता है ना जब वो ट्रिगर होता है. आई मीन कोई भी एक ब्लॉक को ऐसे तुमने रेस्ट पे सरफेस पे छोड़ दिया तो वो ट्रिगर नहीं हो रहा, वो इम्पेंडिंग मोशन नहीं है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मोशन होने की टेंडेंसी नहीं है, फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है. सो इस सरफेस पे फ्रिक्शन तभी ऑपरेट होगा जब ये वाला पोर्शन प्लेट के रिस्पेक्ट में स्लिप होना चाहेगा, राइट. और वैसा कोई सिनेरियो बन नहीं रहा, ठीक है. क्योंकि अगर आप कार के फ्रेम के अंदर से भी इसके इक्वेशन को लिखना चाहो तो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगाओगे? इधर ओमेगा स्क्वायर आर इधर दोगे, राइट. सो अगर कार के फ्रेम से आप एपीडी बनाते हो तो ऐसा कुछ 4 फोर्सेस दोगे, और इन 4 फोर्सेस को आप ध्यान से देखो. ओमेगा स्क्वायर आर फ्रिक्शन को ट्रिगर नहीं कर रहा, क्योंकि फ्रिक्शन को ट्रिगर करने के लिए इस सरफेस के अलोंग कुछ फोर्स जाना चाहिए, आइदर अवे, आइदर इस साइड या इस साइड, राइट. सो कहीं ना कहीं इधर की तरफ कुछ फोर्स जाने चाहिए जो कि नहीं है. सो फ्रिक्शन ट्रिगर नहीं होगा और नहीं लगेगा, ठीक है. अब आप कार के रिस्पेक्ट में अगर हमने ऐसा एफबीडी बनाया, 4 फोर्स दिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आर को, एम ओमेगा स्क्वायर आर को आप क्या करोगे? कैंसिल, सॉरी, एम ओमेगा स्क्वायर आर विल बी स्यूडो फोर्स. सो चलो कार के फ्रेम से इसको सॉल्व कर देते हैं. कार के फ्रेम से ये रेस्ट में है, n1 इज इक्वल टू mg, और हमें n2 निकालना था, राइट. नॉर्मल
क्या निकालना था, देखो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेट ऑन द ब्लॉक एंड दैट इज योर N2 राइट। सो N2 किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। m का वैल्यू पुट करो, 100 ग्राम था, सो 100/1000 ओमेगा स्क्वायर r। सो इसको एक काम करो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, mv²/r, क्योंकि हमें v का वैल्यू पता है 100 बाई r का वैल्यू पता है 50। सो यहाँ से 4 जीरो, यहाँ भी 4 जीरो, 1/5 दैट इज योर 0.2 न्यूटन। सो फर्स्ट केस का आंसर हमें मिल गया। चलो अब सेकंड केस में चलते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं फिर से। बी में क्या कह रहा है, द प्लेट इज स्लोली टर्न्ड, प्लेट को हमने स्लोली टर्न कर दिया, सो दैट एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेट एंड द रेडियस ऑफ द रोड स्लोली इंक्रीजेज। अब देखो यहाँ पे इमेजिनेशन तुम्हारा बहुत ज्यादा तुम्हें काम आएगा। तुम्हें ये सोचना है कि नॉर्मल टू द प्लेट से ये वाला रेडियस वेक्टर था नॉर्मल टू द प्लेन, इस डायरेक्शन से, जैसे पहले क्या था तुम्हारा, किसको हम मूव कर रहे हैं, प्लेट को मूव कर रहे हैं, पहले प्लेट पे परपेंडिकुलर कौन था, रेडियस वेक्टर। अब क्या होगा, हमने प्लेट को किया मूव, अगर प्लेट को थीटा एंगल से मूव किया है तो प्लेट का नॉर्मल भी क्या हो जाएगा, थीटा एंगल से चेंज हो जाएगा, राइट। सो दिस इज रेडियस वेक्टर एंड दिस इज नॉर्मल वेक्टर ऑन द प्लेट। सो अगर प्लेट को थीटा से मूव किया तो नॉर्मल वेक्टर भी थीटा से मूव हो जाएगा। सो इट्स लाइक दिस। अब इसका इफेक्ट कौन से फोर्स पे होगा, किस चीज पे होगा बताओ। यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ये एफबीटी ऐसा बनाया था मैंने, कब, जब रेडियस वेक्टर प्लेट के परपेंडिकुलर था, अभी नहीं है, अभी प्लेट से परपेंडिकुलर लाइन थीटा से शिफ्ट हो गई है, डन है। व्हाट इज गोइंग टू चेंज, चेंज विल बी इन N2 का डायरेक्शन। अब N2 रेडियस वेक्टर की तरफ नहीं जाएगा, नाउ N2 विल एक्ट समवेयर इन दिस लाइन, अग्री, क्योंकि अब इस लाइन के अलोंग अब यही लाइन जो है वो तुम्हारा प्लेट के परपेंडिकुलर है, और नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग लगता है, राइट। सो कुछ वैसा होने वाला है। देखो यहाँ पे मैंने इसका टॉप साइड, टॉप व्यू डायग्राम बनाया है, ये ब्लॉक ले लो, अब फोर्स कैसे कैसे लगेगा। सो इस डायग्राम को अभी, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। प्लेट पहले ऐसा था, अभी मैंने प्लेट को ऐसे शिफ्ट कर दिया, ब्लॉक मेरा यहाँ है ऐसे, ठीक है। अब देखो मैंने कौन कौन से फोर्सेस लगाए, सपोज करो मैं कार के सीट पे ही बैठी हूँ और यहाँ से इसके इक्वेशन को लिखना चाहती हूँ, तो सबसे पहले स्यूडो फोर्स लगाऊंगी। स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, क्योंकि अभी भी कार कैसे मूव कर रहा है, कार तुम्हारा ऐसे जा रहा है और उसका रेडियस किधर है, इसी लाइन के अलोंग है ना, ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। सो इस डायरेक्शन में तुम्हारा स्यूडो फोर्स क्या लगेगा, m ओमेगा स्क्वायर r। स्यूडो फोर्स में कोई चेंज नहीं आने वाला, राइट। और नॉर्मल रिएक्शन तुम्हारा किधर जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन तुम्हारा गया इधर, ठीक है, कुछ ऐसा। अब आप देखो नॉर्मल रिएक्शन वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये एंगल कितना बनाया है, थीटा। अब मुझे ये बताओ कि इनमें से जो भी फोर्स है, mg को भी आप इधर ले लो, mg को इधर ले लो, mg क्या है, परपेंडिकुलर टू द बॉडी है कंप्लीटली, इट इज इन वर्टिकल प्लेन टोटली। सो mg ऐसा लगा और ग्राउंड वाले सीट वाले सरफेस से कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन इधर लगा होगा। अगेन इस डायग्राम को विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। mg और n1 इन दोनों लाइन के अलोंग उसका कोई कंपोनेंट नहीं हो सकता, राइट। कौन से लाइन की बात कर रही हूं मैं, रेडियस वेक्टर वाला लाइन और नॉर्मल वाले लाइन। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों लाइन तुम्हारा कौन से प्लेन में है, ध्यान से देखो, ये कैसे बताऊं, गाड़ी के सीट के प्लेन में है, राइट। और mg और n1 किस प्लेन में है, गाड़ी के सीट के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में है। सो n1 और mg का कोई कंपोनेंट नहीं हो सकता इनके अलावा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में उसको मेंशन ही नहीं किया है, ठीक है। सो आई विल नॉट मेंशन इट हियर ऑल्सो टू अवॉइड द कंफ्यूजन। I've explained it verbally. So it's like this. अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि फ्रिक्शन ट्रिगर होगा कि नहीं, ये आप कैसे चेक करोगे। सो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि फ्रिक्शन कहाँ लग सकता है, प्लेट का ये सरफेस है, इसी के अलोंग लग सकता है, तो इनमें से कोई भी फोर्स का कंपोनेंट इसके अलोंग है क्या, चेक करो। नॉर्मल का तो नहीं हो सकता क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, प्लेट के परपेंडिकुलर ही लगेगा नॉर्मल, राइट। तो नॉर्मल का कोई कंपोनेंट नहीं हो सकता, बट अभी m ओमेगा स्क्वायर का कंपोनेंट जाएगा, क्योंकि अब m ओमेगा स्क्वायर नॉर्मल लाइन के अलोंग नहीं है,
राइट। सो इसका कंपोनेंट आप चेक कर लो, एम ओमेगा स्क्वायर ऐसा है, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ लिखो, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, और इधर की ओर कंपोनेंट एक लिखो, कितना जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, ठीक है। और इसी की वजह से फ्रिक्शन ट्रिगर हुआ है और फ्रिक्शन लगा नीचे की तरफ। अगेन अभी भी अगर आप कंफ्यूज हो ना कि आपने कंपोनेंट ऐसे ही क्यों ब्रेक करा, इसी लाइन के अलोंग क्यों ब्रेक करा, अगर कुछ ऐसा कंफ्यूजन है तो चलो मैं इसको फिर से तुम्हारे लिए करूंगी और फिर से बस एक्सप्लेन करूंगी, कुछ ज्यादा नहीं करने वाली। एम ओमेगा स्क्वायर आ, अब देखो मैंने इक्वेशन कहाँ से लिखा, कार के फ्रेम से लिखा, तो आई एम इन द कार का फ्रेम, मैं ऐसे सीट पे बैठी हूँ एंड आई एम लुकिंग एट द ब्लॉक। सो अगर मैं सीट पे बैठी हूँ और ब्लॉक को देख रही हूँ तो मुझे ब्लॉक किस में दिखेगा, एट रेस्ट दिखेगा, ठीक है। और जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होता है, कोई भी बॉडी रेस्ट में होता है, ऐसा देख लो, तो तुम क्या कहते हो कि इस डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं है और इस डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं है, ऐसा ही कहते हो ना। हॉरिजेंटल वर्टिकल दो लाइन आप डिफाइन करते हो, राइट। सो यहाँ पे भी सीट पर मैं बैठकर ये बोलूंगी कि ये ब्लॉक हॉरिजेंटल वर्टिकल नहीं मूव कर रहा। इस ब्लॉक के लिए हॉरिजेंटल वर्टिकल का क्या मतलब है, हॉरिजेंटल मतलब अलोंग द प्लेट, वो नहीं मूव कर रहा, ठीक है। क्योंकि सीट के अलोंग तो वो मूव नहीं कर सकता, सीट के ऊपर क्या है तुम्हारा, ये वाला सीट है और ये वाला प्लेट है, सीट के ऊपर तो फ्रिक्शन है नहीं और एक्सटर्नल भी कोई फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा, तो सीट के सरफेस पे तो वो स्लिप कर ही नहीं सकता, बचा ये वाला सरफेस, राइट। सो इस सरफेस के अलोंग स्लिपिंग टेंडेंसी है, तो एक लाइन आप ये ले लोगे और दूसरा लाइन इससे क्या बनाओगे, परपेंडिकुलर, तो इससे परपेंडिकुलर लाइन कौन सा होगा, नॉर्मल वाला लाइन। और इसलिए एक मेरा एक्स एक्सिस ये हुआ, वाई एक्सिस ये हुआ। हमेशा मैं बोलती हूँ कि फ्री बॉडी डायग्राम में एक्स वाई एक्सिस को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। एक्स वाई एक्सिस हम कैसे डिफाइन करते, इम्पेंडिंग मोशन को चेक करके, ठीक है। सो इम्पेंडिंग मोशन यहाँ पे क्या हो सकता है, सीट के ऊपर तो वो स्लिप कर नहीं सकता, कोई कंडीशन ही नहीं है, राइट। प्लेट के सरफेस के अलोंग स्लिप कर सकता है, सो इम्पेंडिंग मोशन इसके अलोंग है। तो एक लाइन आप ये ले लो, लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर टू इट, सो एक्स एक्सिस मिल गया, कोई भी एक लाइन मिल गया तो दूसरा लाइन तुम्हें मिल जाएगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर ऑन टू फर्स्ट वन। सो इसलिए मैंने ऐसे वाई और एक्स एक्सिस डिफाइन किया। अब तुम फोर्स को किधर ब्रेक करोगे, वाई और एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो एन तो ऑलरेडी वाई सॉरी एक्स एक्सिस की तरफ है, नो नीड टू ब्रेक, एम ओमेगा स्क्वायर डिफरेंट है, इसको ब्रेक कर दो, इसलिए मैंने ऐसे ब्रेक किया था, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, और इधर कितना जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। अब कार के सीट के फ्रेम से मैं चेक कर रही हूँ, तो मैंने क्या मुझे क्या दिखेगा ये रेस्ट में, तो दोनों ही एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग उसके फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस्ड। तो अब आप इसको सॉल्व करो, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एन एंड एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा इज इक्वल टू एफ। और एफ को आप क्या लिखते हो, म्यू एन, फ्रिक्शन को क्या लिखते हैं, म्यू एन, ठीक है, तो लिख दिया मैंने। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ओके। tan थीटा हमें क्या मिलेगा, tan थीटा इज म्यू, म्यू का वैल्यू क्या था, 0.58। अब आप ध्यान से देखना 1/√3 का वैल्यू 0.58 होता है, सो समहाउ आप उसको चेक कर लेना एक बार, 1/√3, क्योंकि 1/1.703 समथिंग करोगे ना तो दैट विल कम एज, यस, सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/√3, सो थीटा क्या होने वाला है, 30 डिग्री, एंड दिस विल बी योर आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। मैंने एक्चुअली बहुत कोशिश करी तुम लोगों को समझाने की कि ये क्वेश्चन दिख कैसा रहा है। आई डोंट नो हाउ मच आई सक्सीडेड, बट मे बी यू आर स्टिल हैविंग डाउट, और मे बी you got stuck somewhere in visualization. If yes, you can let me know in the comment section. I can try once more. ठीक है, चलो, bye, thank you.